ऐसे ही हमारे मेडिकल कॉलेज में होता था, तो कोई नाम नहीं ले सकता था। उस वक़्त हम लोगों ने लड़ के हॉल लिया, पहली बार हॉल लेके अम्बेडकर जयंती मनाई, उसमें सारे टीचरों को बुलाया, कंसल्टेंटों को बुलाया। जब उन्हें शर्म आई कि ये बच्चे कर सकते हैं, जब उनसे बोला गया कि आप लोग 100 साल की हिस्ट्री में प्रोफेसर हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहे हैं, आप लोग एक अम्बेडकर जयंती नहीं मना सकते पाएगा। हमारा समाज अभी गड्ढे से निकला है, ऐसा नहीं है गड्ढे से उबल के पहाड़ पे चढ़ गया है कि कुछ भी कर लेगा। गड्ढे से सिर्फ निकला है, उसमें भी सिर्फ 10 या 20% लोग निकले हैं, सब नहीं 80% अभी भी गड्ढे में ही है। तो वो कैसे भी करके कोशिश करता है। बाबा साहब ने, कांसीराम साहब ने कहा, शिक्षा पे महत्वपूर्ण बात कही कि धनिया रोटी, चटनी रोटी खा लेना, लेकिन अब बच्चे को अच्छा पढ़ाना। अपने लोगों को, जो लोग आगे बढ़ गए वो पीछे नहीं देख रहे हैं, उनका दायित्व बनता है, उन्हें एक क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि क्यों सरकारी स्कूल क्यों खराब किए जा रहे हैं। उनका दायित्व बनता है वो क्वेश्चन रेज करे कि सरकारी अस्पताल क्यों खाली खराब किए जा रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल खराब करे जहाँ दवाइयां नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े पाठक जी बोल तो देते हैं कि दवाइयां नहीं मिलेंगी तो डॉक्टरों को फांसी लगा दूंगा और गैंगस्टर एक्ट लगा दूंगा। मैं एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दे, अगर हम 10 दवा लिखे उसमें 10 की 10 मिल जाए। एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है यूपी के अंदर जिसमें अगर 10 मेडिसिन लिख दी हमने और 10 की 10 मिल जाए, नहीं मिल सकती, होती ही नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा? मरीज मर जाए, डॉक्टर मरीज को मरता हुआ देखे। हमने दलालों को अपना नेता बना लिया है, जो हमारे समाज की दलाली कर रहे हैं, हमारे समाज का वोट बेच रहे हैं। हम लोगों का उन्हें चिन्हित करके जूता दिखाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जीतन मांझी जी ने पूरी वैकेंसी फुल की और नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव इनने ये प्रयास नहीं किया कि एससी की पूरी वैकेंसी फुल की जाए। यही फर्क है इन लोगों में। जीतन दोनों भी जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने जातिवाद का दंश जिंदा रखा और एससी शेड्यूल कास्ट को मतलब इतना ज्यादा अधिकार नहीं दिए। बस प्रचार की गई कि हमने बोलने का अधिकार दिया, लेकिन हमारा अनुसूचित को विकास के लिए क्या की गई मुझे तो आज तक नहीं दिख रहा। 2014 में तो बहुत मुश्किल से सीटें भर गई एमबीबीएस की, क्योंकि मांझी जी ने ये दावा कर दिया कि जहां वहां तक का मतलब गिराओ रैंक और वहां तक जहां तक हमारे बच्चे भर जाए, एमबीबीएस के जो सीटें हैं एससी की वो भर जाए। उन्होंने तो सीट भरवा दी। उसके बाद 2015 में एग्जाम हुई, 2016 में एमबीबीएस की सीटें सिर्फ डीएमसीएच और पीएमसीएच जो टॉप इंस्टीट्यूट है बिहार, उसमें भरी, बाकी सारे जगह की एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई। फिर कबीर न्यूज में और बाबा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमने स्टॉल भी लगाया हुआ है, वहाँ बहुत ही सम्मानित लोग आ रहे हैं जिन्होंने समाज में बहुत ही सुदृढ़ काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है और समृद्ध काम किया है और लगातार काम कर रहे हैं और उत्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में डॉक्टर विक्रम गौतम जी हैं। आप झांसी से बिलोंग करते हैं, कानपुर के बहुत ही नामचीन हॉस्पिटल फॉर्च्यून में इस समय कार्यरत है। सर स्वागत है आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम। आप डॉक्टर हैं और कितना बदलाव देख रहे हैं डॉक्टर्स में, और जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस दौर में और अभी के दौर में कहाँ तक संविधान को कुछ खतरा लगता है कि नहीं लगता है, कि या अभी भी वैसे ही सब चीजें चल रही हैं जो पहले चलती आ रही है? आपने दो चीज एक साथ पूछ ली है, दोनों एक डॉक्टर्स में कितना चेंज आया और संविधान में क्या खतरा। उसी में परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। डॉक्टर्स में जिस समय हम लोग एमबीबीएस में शुरुआत की थी, 2014 में तो बहुत मुश्किल से सीटें भर गई एमबीबीएस की, क्योंकि मांझी जी ने ये दावा कर दिया कि जहां वहां तक का मतलब गिराओ रैंक और वहां तक जहां तक हमारे बच्चे भर जाए, एमबीबीएस के जो सीटें हैं एससी की वो भर जाए। उन्होंने तो सीट भरवा दी। उसके बाद 2015 में एग्जाम हुई, 2016 में एमबीबीएस की सीटें सिर्फ डीएमसीएच और पीएमसीएच जो टॉप इंस्टीट्यूट है बिहार, उसमें भरी, बाकी सारे जगह की एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई। और फिर एकजुट होके हम लोग ने एक हॉल की गुजारिश की जिसमें कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपने ही कास्ट के थे। वो इतने घबराए हुए थे, उन्हें देने से मना कर दिया। तब आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज की हिम्मत किस कदर तक टूटी हुई है, और ये उन लोगों की है जो हमारे समाज में सबसे पढ़े लिखे माने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का रिजर्वेशन जिनने लिया, आगे बढ़े, वो सबसे ज्यादा पीछे धकेल दिया उन लोगों ने। वो दब गए हैं, छुप गए हैं, का यूज किया उन्होंने ही धकेल के पीछे कर दिया है। वो कभी आगे नहीं आए। वो अपनी नौकरी के लिए दबते रहे कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे या हमारा प्रमोशन रोक दिया जाएगा या कुछ भी, किसी भी भय के कारण वो कभी आगे नहीं आए। कांसीराम साहब ने बहुत
मेहनत करके, बहुत कोशिश करके जो फ्रंट बनाए, जहां नौकरी वाले पेशे वालों को धीरे धीरे जोड़ा, उससे बहुत चेतना आई। एक समय ऐसा हुआ करता था जब बाबा साहब का भी नाम बिल्कुल इन हिंदूवादियों ने दबा के खत्म करने का कोशिश किया। तब एक महाराज से आवाज आई जहां से काशीनाथ साहब निकले और उन्हें पूरे विश्व में बाबा साहब को ऐसा जगा दिया कि अब कोई दबाने वाला नहीं है। अब कोई दवा नहीं। ऐसे ही हमारे मेडिकल कॉलेज में होता था, तो कोई नाम नहीं ले सकता था। उस वक्त हम लोगों ने लड़ के हॉल लिया, पहली बार हॉल लेके अम्बेडकर जयंती मनाई। उसमें सारे टीचरों को बुलाया, कंसल्टेंटों को बुलाया। जब उन्हें शर्म आई कि ये बच्चे कर सकते हैं, जब उनसे बोला गया कि आप लोग 100 साल की हिस्ट्री में प्रोफेसर हो रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहे हैं, आप लोग एक अम्बेडकर जयंती नहीं मना सकते जिसकी बदौलत आप प्रोफेसर बने हैं। तब जाके उन लोगों ने शर्म खा के वहां पे शुरुआत करी और आज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़े हॉल, सेल्बी हॉल, ब्राउन हॉल बोला जाता है, उसमें हर साल कम से कम 500 लोग इकट्ठा होके हर साल सेलिब्रेट करते जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बहुत और बहुत बड़ा बदलाव किया आपने। और अब हर छोटी छोटी जयंती, जैसे फूले साहब की, माता रमाबाई की, और भी साहू जी महाराज की, सबकी जयंती छोटे छोटे स्तर पे मनाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आपका था संविधान से ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें रिजर्वेशन आता है, क्योंकि आपने वहाँ जिक्र रिजर्वेशन का कर दिया, तो रिजर्वेशन से लेके ये लोग गए वहां पे और डॉक्टर्स बन गए। हालांकि इनकी पहली तो यही कोशिश होनी चाहिए थी कि वहां पे जाके बदलाव करते, लेकिन आप लोगों ने बहुत समय के बाद वहां पे बदलाव किया। वो रिजर्वेशन जिससे बदलाव हो रहा था, आप जैसे जागरूक स्टूडेंट वहां जा रहे थे, तो उस पे कुछ कुठाराघात नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, रिजर्वेशन पे कुठाराघात तो किया जा रहा है। साथ में जो बच्चे रिजर्वेशन से पहुंच जाते हैं, वो ऐसे गरीब घराने से होते हैं कि वो अपने फीस तो कैसे ना कैसे करके चुका लेते हैं। लेकिन जब हम पहुंचे थे मेडिकल कॉलेज में, तब फीस हुआ करती थी 9,000 रुपए सालाना। आज वही फीस 60,000, 1 लाख तक पहुंच गई है। कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजों में 1 लाख का, सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करूं। प्राइवेट में तो हमारे गरीब बच्चे, हमारा समाज इतना अभी मजबूत नहीं हुआ कि जैसे मेरे पिताजी बैंक मैनेजर हुआ करते थे, लेकिन 3 बच्चे, अगर वो तीनों को प्राइवेट में पढ़ा सकते तो कभी नहीं पढ़ा सकते, कभी नहीं पढ़ा सकते। हम सरकारी पे ही डिपेंडेंट है आज भी, और उसकी फीस अगर बढ़ा दी जाती है तो हमारे सरकारी में भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। वैसे ही अब हम बात करें शिक्षा की, जब बात आई तो सरकारी स्कूलों की बात आनी चाहिए। सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तब वो इस लायक बनेगा कि वो जाके मेडिकल की शिक्षा में एंट्री एग्जाम दे पाए। लेकिन सरकारी स्कूल इतने गंदे कर दिए गए हैं, इतने बर्बाद कर दिए गए हैं, इतना तोड़ दिया गया है कि उसमें जो पढ़ेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये किसके लिए? जिसके पास पैसा है वो तो अब पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेगा, चाहे इतना महंगा हो, चाहे इतना कोर्स महंगा हो, 10,000 की किताब हो, वो पढ़ा लेगा। लेकिन हमारा समाज कैसे पढ़ा पाएगा? हमारा समाज अभी गड्ढे से निकला है। ऐसा नहीं है गड्ढे से उबल के पहाड़ पे चढ़ गया है कि कुछ भी कर लेगा। गड्ढे से सिर्फ निकला है, उसमें भी सिर्फ 10 या 20% लोग निकले हैं, सब नहीं, 80% अभी भी गड्ढे में ही है। तो वो कैसे भी करके कोशिश करता है। बाबा साहब ने, कांशीराम साहब ने कहा, शिक्षा पे महत्वपूर्ण बात कही कि धनिया रोटी, चटनी रोटी खा लेना, लेकिन अब बच्चे को अच्छा पढ़ाना। अच्छा पढ़ाने को उनने, अब हिंदूवादियों ने इतना, ब्राह्मणवादियों ने इतना महंगा कर दिया है कि हमारे बच्चे वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जब आप 12 तक अच्छे रिकॉर्ड स्तर तक पढ़ोगे तब जाके आप कंपटीशन में खड़े होने लायक अपने आप को समझोगे। हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस वहीं पे तोड़ दिया जाता है, इतना तोड़ दिया जाता है कि वो खड़े होने लायक नहीं होता। और अगर पहुंच जाए तो वहां पे एक आपको इंग्लिश मीडियम का बच्चा और एक आपको हिंदी मीडियम का बच्चा, या फिर इंग्लिश मीडियम का भी हो, लेकिन वो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी इतनी होती है कि वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें अपने लोगों को, जो लोग आगे बढ़ गए वो पीछे नहीं देख रहे हैं, उनका दायित्व बनता है, उन्हें एक क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि क्यों सरकारी स्कूल क्यों खराब किए जा रहे हैं। उनका दायित्व बनता है वो क्वेश्चन रेज करे कि सरकारी अस्पताल क्यों खराब किए जा रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल खराब करे जहाँ दवाइयां नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े पाठक जी बोल तो देते हैं कि दवाइयां नहीं मिलेंगी तो डॉक्टरों को फांसी लगा दूंगा और गैंगस्टर एक्ट लगा दूंगा। आप डॉक्टर हो के शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा बता दे, अगर हम 10 दवा लिखे उसमें से 10 की 10 मिल जाए,
एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है यूपी के अंदर जिसमें अगर 10 मेडिसिन लिख दी हमने और 10 की 10 मिल जाए, नहीं मिल सकती, होती ही नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा? मरीज मर जाए? डॉक्टर मरीज को मरता हुआ देखे कि सिर्फ पेंटाप्रोजोल या फिर डाइक्लोफिनेक से इलाज कर दे? ऐसा नहीं होता। दिमाग की दवा अलग होती है, इन्फेक्शन की बतेरी दवाइयां होती हैं। आजकल छोटी छोटी एंटीबायोटिक से काम नहीं चल रहा है, बड़ी एंटीबायोटिक चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है, कहाँ से लाए? खाना पूर्ति चल रही है पूरी तरीके खाना पूर्ति चल रही है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जब कुछ अवेलेबल नहीं है तब हमें जाके प्राइवेट में बैठना पड़ रहा है, हमें सरकारी छोड़ना पड़ रहा है कि हम उसमें इलाज ही नहीं कर सकते। हम खून के आंसू रोते हैं वहां पर कि हमने लिखा और सामने वाला गरीब आदमी खरीद ही नहीं पा रहा है, खरीद ही नहीं पा रहा, हम क्या करें? शिक्षा के कितनों बाद को सबसे बड़ा जो बिल्कुल कालाबाजारी या प्राइवेट व्यवसाय बन गया है उद्योगपतियों का, वो स्वास्थ्य बन गया। बिल्कुल शिक्षा में जैसे पब्लिक स्कूल आ गए, वैसे स्वास्थ्य में पब्लिक वो सरकारी स्कूल, सरकारी मेडिकल कॉलेजों को बर्बाद कर दिया गया है और उसकी वजह से प्राइवेट को अपना वर्चस्व बना रहे हैं, प्राइवेट ही वर्चस्व बना रहे हैं इसी वजह आप से। डॉक्टर इतना मुखर होके बोलते हैं, मैंने आपको फेसबुक में भी देखा है, बड़ा सशक्त आवाज से बोलते हैं और बहुत तार्किक भी बोलते हैं। कहा यह जाता है कि प्राइवेट में ज्यादातर उसी समुदाय के लोगों का वर्चस्व है और आप प्राइवेट में ही जॉब कर रहे हैं, आपको ये डर नहीं लग रहा है कि फॉर्च्यून के लोगों के बीच में आप जय भीम लिखते हैं, उनके ही कैंपस में बैठ के आप जय भीम लिखते हैं, जय कबीर लिखते हैं, जय झलकारी लिखते हैं और अम्बेडकर साहब की बातें करते हैं, संविधान में अधिकारों की बातें करते हैं, नौकरी जाने का डर नहीं सताता है। आज आपने पाठक जी को भी बोल दिया। अगर बाबा साहब ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम पढ़ लिख के उस मुकाम पे पहुंच जाए, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस बात पे कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि कौन हमें रखेगा और कौन हमें निकाल देगा। जिसको जरूरत हो रखे, बिल्कुल, जिसको जरूरत हो वो रखे और जिसको जरूरत नहीं है ना रखे। हम जमीन से अर्थ से फर्श पे पहुंचने वाले अपना रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल बना लेंगे। हमें ऐसे ही युवा चाहिए। और एक और बात बिल्कुल ध्यान से देने की बात है कि हमने दलालों को अपना नेता बना लिया है, जो हमारे समाज की दलाली कर रहे हैं, हमारे समाज का वोट बेच रहे हैं। हम लोगों का उन्हें चिन्हित करके जूता दिखाना पड़ेगा। जब तक अगर हम जूता नहीं दिखाएंगे उन्हें, तो वो हमारे समाज को बेच देंगे। आज सबसे ज्यादा विधायक या सांसद रूलिंग पार्टी में है और किसी भी मुद्दे पे अगर वो एक शब्द बोल देते हैं तो मुझे एक नाम बता दीजिए, एक भी नहीं बोल, एक भी ऐसा सांसद एससी का या ओबीसी का एक शब्द मुंह से निकालता हो किसी भी चीज के लिए, उनके समाज पे भी अगर अत्याचार हो रहा हो, सामने वाला मर रहा हो, वो कभी नहीं बोल सकते। वो सिर्फ अपने जेब भर रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं। ऐसे नेताओं को हमें जूता दिखाना होगा और जूता मारना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय आपके पास भी कम है और भी लोग बैठे हुए हैं, हम आते हैं हॉस्पिटल आते हैं तब आपसे इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं आपको। लेकिन इन दर्शकों को एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने भी दावेदारी पेश की थी मेयर पद के लिए, तो और सशक्त भी थे आप, लगातार अखिलेश यादव से मिलने के लिए गए थे और मैं भी देख रहा था कि कई बसपा वालों से आपकी वाक युद्ध भी चल रहा था बहुत सी बातों को लेके, लेकिन आप अपनी बात को बहुत ही मुखरता से रखते हैं और तार्किक तरीके से रखते हैं और साक्ष्यों के साथ रखते हैं। ऐसे ही आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात आपने कहा बसपा वालों से मेरी मौखिक लड़ाई चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे ओबीसी, सारे एससी, सब हम एक है और एक दिन हम सब एक ही हो जाएंगे और होना भी पड़ेगा, है ना। लेकिन मुद्दों पे जब बात आएगी तो जो गलत है तो मैं गलत कहूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे पिताजी हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे कोई भी हो। अगर गलत बात है तो गलत बात है, अगर सही बात है तो सही बात है। और हम सब ओबीसी एससी एसटी सब एक है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, और सबको एक आना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन जमीन पे हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा जोश और जज्बा होना चाहिए। जो बहुत ही मतलब कष्ट की बात ये रही कि डॉक्टर्स जो इतना बड़ा एसोसिएशन होता है, इतना अच्छा पैसा भी पैदा करते हैं, अच्छे आपकी वेतन भी बहुत अच्छा होता है, अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने से भी बहुत इतना डरते थे। आपने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपको। आपके जैसे लोगों का समाज ऋणी रहेगा बहुत ज्यादा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे और लोग अभी आएंगे हम लोगों के साथ। और सर 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 अरे मैं प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे साथ पटना से चल के आए हैं डॉक्टर साहब, मैं उनका ही परिचय ले। सर क्या नाम है आपका, आप अपना परिचय दे दीजिए प्लीज। जी, सभी उपस्थित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डॉक्टर चंदन चौधरी है और मैंने डीएमसी दरभंगा से एमबीबीएस किया है। उसके बाद मैंने लगातार 3 साल पटना में भी मैंने काम किया है।
बॉस अभी हमारे सीनियर है जो है साथ में बैठे हैं, इनकी हिम्मत का मैं दाद देता हूँ कि इतना खुला आवाज में बोलने वाले मैं पहला व्यक्ति देख रहा हूँ इस लेवल पे आने के बाद। जो लोअर लेवल पे वो तक खुल के बोल देते क्योंकि उनके आगे पीछे कुछ है नहीं, उनको डर भी नहीं कि उनसे क्या छीनी जाएगी, कुछ है ही नहीं उनके पास। जिसके पास कुछ नहीं वो क्या खोएगा। लेकिन जो अधिकारी पदाधिकारी बन गया हो, कहीं अच्छे जगह पे हो, उसको कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे पीछे लोग लग जाएंगे, टारगेट करेंगे हमारे लिए खोने के लिए। इसलिए वो इतना कोई खुल के नहीं बोल पाते जितना विक्रम बॉस ने बोला। इसलिए ऐसे हिम्मत वाले लोगों की जरूरत है। रिजर्वेशन जो है बहुत लोग को आज भी कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगा कि आप रिजर्वेशन की चीजों को क्लियर करो। रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व है। जब बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की तो गांधी जी को लगा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट न दी जाए और पूरा अगर एक अस्पृश्य लोग अलग हो जाए तो फिर बाकी हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम की संख्या भी 20% हमारे देश में, 22-23% अनुसूचितों की संख्या है और बाकी धर्मों की संख्या है, तो हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तब गांधी जी बोले कि हम कुछ सीटें रिजर्व कर दे रहे हैं। तो इसलिए सीटें रिजर्व की गई ताकि हमारे लोग भी हर जगह पे पहुंचे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटिक्स की फील्ड हो, हमारा प्रतिनिधित्व हर फील्ड में हो। इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई और इसलिए बनाएगी ताकि जो नीचे दबे कुचले लोग हैं सामाजिक स्तर पे उन्हें उठाई जाए, ना कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। आज भी आप देखोगे बड़ा बड़ा आंदोलन में ओबीसी ज्यादा भाग नहीं लेते, एक्टिव नहीं है। इसलिए एक्टिव नहीं क्योंकि उनमें क्रीमी लेयर लगा दी गई। अब जो जिनमें क्रीमी लेयर लगा दी गई वो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको जनरल की तरह ट्रीट की जा रही है। उनको लगता नहीं कि हम आंदोलन किसके लिए करें, हमको क्या बेनिफिट है, हमको तो जनरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये क्रीमी लेयर अब एससी में भी लगाने की बातें चल रही है। आप सोचो कि 2014 में जिस समय मैं एमबीबीएस में घुसा उस समय मुश्किल से इसलिए सीट भरी गई सारी एमबीबीएस के एससी की कि उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे, जो अनुसूचित समाज से थे और बहुत मजबूत दिल के थे। इसलिए उन्होंने जब पैनल में बैठा और जब बड़ी बात कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी ने पूरी वैकेंसी फुल की और नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव है, इनने ये प्रयास नहीं किया कि एससी की पूरी वैकेंसी फुल की जाए। यही फर्क है इन लोगों में। जीतन राम ये दोनों भी जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने जातिवाद का दंश जिंदा रखा और एससी को, एससी शेड्यूल कास्ट को मतलब इतना ज्यादा अधिकार नहीं दिए। बस प्रचार की गई कि हमने बोलने का अधिकार दिया, लेकिन हमारा अनुसूचित को विकास के लिए क्या की गई मुझे तो आज तक नहीं दिख रहा। जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तब हमें नहीं पता था, लेकिन जब आज हम एमबीबीएस डॉक्टर हो गए और समाज पे नजर डाल के देख रहे हैं, पीछे वाली राज शासन को देख रहे हैं कि 1990 से अब तक लगातार बैकवर्ड की बिहार में सरकार है, लेकिन हमारा बैकवर्ड कहाँ है, अनुसूचित कहाँ है, आज भी वही है। हमारे विकास के लिए कुछ भी नहीं की गई। बहुत लंबी इस बार तो हमारे स्कॉलरशिप जिससे मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ा हूँ, स्कॉलरशिप गेन किया, स्कॉलरशिप से मैंने फीस भरा और पढ़ा, और अभी जो प्रेजेंट में स्टूडेंट है उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही। उनकी स्कॉलरशिप वाली पैसों को रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में देकर रोड बनवा दी गई। तो ये तो हमारी हक हिस्सेदारी मारे जा रही है। इतने हर जगह यही हो रहा है। यूपी में भी स्कॉलरशिप ना ओबीसी की आ रही है ना एससी की आ रही है, सारी ओबीसी एससी की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। देखिए बड़ा विषय ये है कि ओबीसी की, नीतीश कुमार अपने आप को ओबीसी कुर्मियों के सबसे बड़े नेता बोलते हैं, दलितों के सबसे बड़ी हितैषी नेता बोलते हैं, इसके बाद ये स्थिति वहां बनी हुई है। डॉक्टर एक चीज और जानना चाहता हूँ, जो विक्रम जी ने कही डॉक्टर्स की स्थिति जो यहाँ पर है, खासकर सरकारी डॉक्टर्स की जो स्थिति यहाँ पर है, क्या इससे बदतर वहां पे है कि इससे सुदृढ़ है? नहीं, लगभग सारे जगह स्थिति वही है, हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। मैं जो एक बात बोलना चाह रहा था वो छूट गई। 2014 में तो बहुत मुश्किल से सीटें भर गई एमबीबीएस की, क्योंकि मांझी जी ने ये दावा कर दिया कि जहां वहां तक का मतलब गिराओ रैंक और वहां तक जहां तक हमारे बच्चे भर जाए, एमबीबीएस के जो सीटें है एससी की वो भर जाए। उन्होंने तो सीट भरवा दी। उसके बाद 2015 में एग्जाम हुई, 2016 में एमबीबीएस की सीटें सिर्फ डीएमसीएच और पीएमसीएच जो टॉप इंस्टीट्यूट है बिहार, उसमें भरी, बाकी सारे जगह की एमबीबीएस की सीटें खाली रह गई। मतलब आप समझो कि कितनी बड़ा नुकसान है अनुसूचित समाज का। आज मैं आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सूट बूट पहनकर, ये बाबा साहब का देन है। लेकिन जो बाबा साहब हमें दे भी गए उन्हें भी ये लोग हम वो भी छीन रहे हैं। जब रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई तो सीट भरने की भी पॉलिसी होनी चाहिए कि चाहे रैंक जितना भी गिरानी पड़े, परसेंटेज जितनी भी गिरानी, जब एससी के रिजर्व सीट है तो वो सीट एससी से भरी जानी चाहिए थी, जो कि भरी नहीं गई। तो आप समझ जाओ कि लगभग 150-200 जो गवर्नमेंट डॉक्टर हर साल बनते थे उनमें से मुश्किल से 25 से 30 बन पाए। इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं ध्यान दिया उसके बाद मांझी जी के अलावा।
और लगभग सारे जगह पे स्थिति डॉक्टरों की वही है। यूपी में तो फिर भी कुछ लोग जागरूक हो गया, थोड़ा करेजा मजबूत हो गया है कि जूनियर को हेल्प भी या सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, ये बाकी जगह पे नहीं है। आप बाकी जगहों को मेडिकल कॉलेज में अम्बेडकर प्रोग्राम करवाओ, अम्बेडकर जयंती, मुश्किल से 2 से 3 फैकल्टी आएंगे, जल्दी जल्दी बोले 5 मिनट, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। उन्हें हमेशा पता नहीं, ये डर सताते रहता है कि सामने वाला जान जाएगा कि हम दलित है तो किस नजर से देखेगा, टारगेट करेगा। भैया आप एक बात क्लियर जान लो, ये हम लोग कंफ्यूज है कि आप हमारे लोग हो कि नहीं हो, वो लोग कभी कंफ्यूज नहीं रहते। उन्हें अपना लोग पता होता है कि कौन है और वो तुरंत ढूंढ लेते हैं अपने लोग को। हम लोग अपने लोग को ढूंढ नहीं पाते हैं। आप अपने आप को कितना भी छिपा लो, उसको पता है कि आप कौन हो। आपको लगता है ना कि उसको अभी तक पता नहीं कि हम कौन लोग हैं, हम छिपे रहते हैं, टाइटल चेंज कर लेते हैं, ये हमारी आपकी गलत फहमी है। उन्हें पता होता है कि आप उनके लोग नहीं है, क्योंकि वो अपने लोग को ढूंढ लेते हैं। तो फिर आप किससे छिप रहे हो? आपको स्टेज पर मान लो कि हम मेडिको है, जूनियर डॉक्टर है, अपने सीनियर डॉक्टर को रिस्पेक्ट से बुला रहे हैं, तब वो बैठने से डर रहे हैं। आप समझो कि मतलब कितना डर है उनके दिल में। और आखिरकार उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? रिजर्वेशन से जो लोग आए हैं उनके सीने में डर डर है कि हमारी कहीं नौकरी ना छिन जाए, हमारा कहीं प्रमोशन ना रुक जाए। मतलब सिर्फ अपने परिवार का भला देखना चाहते हैं, समाज से लेना देना। बस जिन्हें रिजर्वेशन मिला, जो आगे बढ़ गए इस समय, वही सबसे बड़ा आज के समय में हमारे समाज का, मैं कहना चाहूंगा, बड़े दुख की बात है, लेकिन सबसे बड़े गद्दार वही है। वही करना है। बहुत अच्छा लगा आपने। बाबा साहब एक बात कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करोगे, तो उन्होंने नारा दिया ही, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। मतलब हम लोग शिक्षा का इस स्तर पर पहुंच गए हैं दूध पीकर, लेकिन आज भी हम दहाड़ना नहीं सीखे। हमारे फैकल्टी में इतनी डर होती है। आप सोच लो कि जो फैकल्टी गवर्नमेंट के रेगुलर जॉब में है, उन्हें निकालना इतना आसान नहीं होता। जब वो प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इवन एचओडी तक बन गए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं होती कुछ बोल देने का। आज भी आप किसी मेडिकल कॉलेज की लिस्ट उठा के देखो एग्जाम के जस्ट बाद वाली, कि एग्जाम में नंबरिंग कैसे की गई, तो जो फेल होते हैं ना, उन लोगों को टारगेट होता है कि 10 लोगों को फेल करना। तो फेल करेंगे किससे? ये सब आता रिजर्वेशन, पढ़ता लिखता नहीं, सबको फेल करो। हम में से 10 में से 8 लोगों को फेल कर दी जाती है, और उसमें से एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनका आप भाईवाल लेके देखो तो आपको लगे कि पास होने वाला स्टूडेंट था, इन्हें टारगेट करके फेल की गई है। क्योंकि उनका टारगेट है कि 10 को फेल करना है, तो भाई इसके 10 में से 8 को फेल कर दो, एक इधर उधर से फेल कर दो। वाइवा में क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। अगर भाई भतीजे वाले हैं तो उनसे पापा का, चाचा का, घर का और मम्मी का ये सब पूछा जाता है, और जो हमारे समाज से है वो शकल से पहचान में आ जाता है, ये तो वो रिजर्वेशन वाले समाज के हैं, तो बदल जाते हैं। उनसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी पूछे भी नहीं जाते, जो बहुत कठिन माने जाते हैं, वो पूछे जाते हैं। हम आप लोगों के, दोनों लोगों के बहुत ही क्रांतिकारी विचार सुने। हम जरूर आपको अगली न्यूज चैनल की डिबेट्स के पैनल में हम आपको शामिल करेंगे। वहाँ हम लोग खूब ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि बदलाव लाना बहुत जरूरी है, और खासकर सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सोच को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जो आप जैसे लोग ही जो फेस कर रहे हैं वही ला सकते हैं। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, प्यार बढ़ाते रहें, और अगली बार फिर हम यही मिलते हैं, और इससे बीच में मिलेंगे, लेकिन बाबा साहब की जयंती में ऐसे ही पांडुओं मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।